हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि अच्छे आंसर्स मेंस एग्जामिनेशन में कैसे लिखे जाएं। जैसा आपने देखा होगा कि जितने लोग सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जो कंटेंट वो पढ़ रहे होते हैं, जो रेफरेंस मटेरियल वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो लगभग सभी के पास समान होता है। तो क्या डिफरेंस रहते हैं फाइनली जब हम आंसर्स लिखने जा रहे होते हैं, और जब इवेलुएटर कॉपी चेक करता है तो वो किस तरीके से हमारे आंसर्स को इवेलुएट करता है, उसको हम आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि क्यों जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो ये डिफरेंस आपके आंसर्स की वजह से आपके रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट करता है। तो बिफोर गोइंग इनटू दी डिटेल्स कि कैसे आंसर लिखना है, क्या आपको उसको चीज़ को किन किन एरियाज़ को फोकस करना है, ये चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन है, जिस तरीके का जो रिटर्न कम्युनिकेशन आप अपने आंसर कॉपी में करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के मार्क्स मिलेंगे। कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको अवॉइड करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको स्पेशली फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम एक एक स्टेप पे देखते हैं, जाते हैं और इसमें समझते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स को अपने को आंसर राइटिंग में ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की अगर बात करूं, तो जो स्टेप 1 है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्वेश्चन पूछने का मकसद और क्वेश्चन की नीड, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर लोग जो जिस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, जब यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स में जो हम जिस तरीके का आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पैटर्न ये रहता है कि जो चीज़ हमको आती है हम वो चीज़ें लिख देते हैं आंसर में, ना कि उन बातों पे फोकस करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ये समझें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कौन से एरियाज़ को क्वेश्चन में पूछा गया है। जब वो आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को बेटर हैंडल कर पाएंगे। उसका तरीका क्या है, कैसे आप उसकी डिमांड को समझें। एक तो जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करें, अगर पॉसिबल हो तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लें। अगर उस क्वेश्चन की डिमांड में 3-4 तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस की डिमांड आप अलग से लिख लें, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि आपके आंसर में वो पर्टिकुलर जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस जिसको अपन कह सकते हैं, उनको कवर कर लिया गया है या नहीं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ दी एस्पायरेंट्स फेस करते हैं, वो क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन का एक रफ स्केच दिमाग में नहीं होता है, जिस तरीके से भी थॉट्स आते जाते हैं वो उस थॉट्स को अपने आंसर्स में लिखते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि इस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसके लिए ही हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डेली आंसर राइटिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करें, आंसर्स लिखें। उससे ये एक्सरसाइज जब आप रेगुलरली करने लगेंगे तो ये एक हैबिट बनेगी, और आपके लिए इस चीज़ को एग्ज़ामिनेशन हॉल में इवेल्युएट कर पाना आसान होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जब आप इस प्रोसेस से ग्रेजुअली निकलना शुरू करते हैं, जब आप रोज़ आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको ख़ुद को समझ में आने लगता है कि किन तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में जो एक कैसा एक फ्रेमवर्क आप लिख रहे हैं जिसमें एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो फाइनली इस प्रैक्टिस का और इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम जो है वो आउटकम है कि आप स्पेशली 10 मार्कर क्वेश्चंस में कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाएं, जिसमें आप देखें कि कैसे कौन कौन से सब हेडिंग्स होने चाहिए, कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपको सैम्पल भी मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हो। चौथा और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, स्कीमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअल डायग्राम्स बना सकते हैं, जो भी जहाँ पर पॉसिबल हो। ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती हम कोई चीज़ जहाँ पर नहीं बन सकती है उसको भी घुसा दें, बट जहाँ जहाँ पॉसिबल है, अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का अगर हम पॉइंट दिखा रहे हैं तो वहाँ अगर हम एक मैप बनाते हैं तो उससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, अच्छे से समझ में आता है। अगर आप कोई जोग्राफिकल
ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द होल डिस्कशन इज़ टू मेक द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर ईजी। जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आपकी कॉपी को पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आपको इन कंपैरिजन बेटर मिलेंगे। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो मुक्ता राव मैम ने शेयर किए हैं या हनुमान बेनीवाल सर की कॉपीज़ हैं, उनसे मैंने लिए हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि कैसे आंसर्स को लिखना है और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन को अगर अपन ढंग से पढ़ें तो इसके अंदर 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, एक कोई बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर सब क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उन सब क्वेश्चंस को अलग अलग टैकल करिए। जैसे मैं क्वेश्चन इसको देखता हूँ, एक्सप्लेनिंग द वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। डिस्कस हाउ दे हैव बीन एश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, तो सेकंड एंड थर्ड। तो आप यहाँ साइड में देखेंगे कि यहाँ जो मार्क्स भी दिए गए हैं वो 3 पार्ट में दिए गए हैं। तो इन्होंने खुद ने भी, जो एग्जामिनर है, ये RPSC की खुद की कॉपीज़ जो फाइनली चेक हुई हैं वो शेयर की गई थी। तो ये 3 मार्क्स जो आप देख रहे हैं, ये इन 3 सब सेक्शन में डिफरेंट मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल मार्किंग जो है वो इस 3 सब सेक्शन के बेसिस पे आई है। तो ये चीज़ आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि आप जब भी किसी इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, तो आप उन क्वेश्चंस में ये श्योर करें कि जो डायमेंशंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आप अलग से सेपरेटली पूरा देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जब आप आंसर्स लिखना शुरू करेंगे तो फिर आंसर्स लिखने से आपको एक स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग डेवलप होगी। तो जैसे मैं ये आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि 10 मार्कर अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखना है तो उसमें आप कैसे लिखें उसको। तो यहाँ पार्ट में इंट्रोडक्टरी जो एरिया है वो इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ पे। फिर आप जो भी सब सेक्शन है उसका सब हेडिंग यहाँ दे सकते हैं। साइड में आप जो आपका मार्जिन है उसमें उसकी मार्किंग करें, उसकी नंबरिंग करें। उसके जो सब हेडिंग है, सब नंबरिंग है, तो वो सब नंबरिंग आप अंदर करें। साथ में कोशिश करें कि कोई फ्लो चार्ट या माइंड मैप या स्पाइडर डायग्राम अगर आपको आता है तो वो दें। और कंक्लूडिंग जहाँ लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दें वे अहेड क्या है। जितना क्लियर और प्रिसीजन के साथ हम अपना आंसर लिखते हैं उतना ही हमारे लिए इजी हो जाता है एग्जामिनर को कन्विंस करना। तो ये एक सैम्पल ब्लूप्रिंट है। आप भी अपना ब्लूप्रिंट इस तरीके का डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट एक आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसके अंदर किस तरीके का आंसर लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में लिखें। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें 4 मार्क्स मिले उनको आउट ऑफ 5। यहाँ उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई कि कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ कब स्टार्ट हुई। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने बताया कि क्या क्या इसके अंदर कितने चरण हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल जो इसमें काम है वो क्या है। और फिर देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू उन्होंने उसके उद्देश्य समझाने की कोशिश की है। तो 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर जब इस तरीके की चीज़ अपन लिख लेते हैं तो उसके पास में फिर बहुत कुछ स्कोप बचता नहीं है आपके मार्क्स को कट करने का। सिमिलरली अगर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव द नेम ऑफ द 6 मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ इंडिकेटर्स इन द स्टेट। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं वो तो लिखे ही हैं। साथ साथ में ये भी बता दिया कि वो हेल्थ इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, उनकी अभी स्टेटस क्या है, और अभी जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी है यहाँ पे सिर्फ उनके नाम्स लिख दिए हैं। तब भी आप देखेंगे क्योंकि नाम ही पूछे गए थे तो नाम लिखने के बाद भी उनको जो मार्क्स दिए गए हैं वो 4.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो सिमिलर चीज़ की प्रैक्टिस भी आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। सेम अगर अपन 10 मार्कर क्वेश्चन देखें तो ये मुक्ता राव का आंसर है
जिसमें उन्होंने कहा डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम्स ऑफ राजस्थान। तो उन्होंने पहले रिवर सिस्टम के बारे में, उसमें यहीं पे इनिशियल स्टेज में ही आप देख रहे हैं कि 3 जो उसके बाइफर्केशन थे वो कर दिए। उसमें उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जहाँ बाइफर्केशंस हो सकते थे वो लिखा, इसमें ये बताया कि कौन कौन से एरियाज से या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो जब एक होलिस्टिक आंसर अपन लिख रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सिमिलर वे में जैसे जो अभी हमने ब्लूप्रिंट की बात करी, तो आप देखें कि यहाँ वाले क्वेश्चंस में उनको 8 मार्क्स मिले हैं दोनों में आउट ऑफ 10। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं और उसके साथ साथ में उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन आंसर का लिखा है। ये आंसर अगर आप देखें तो ये आंसर देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड आंसर है। इसके अंदर पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बताया गया, समस्याएं बताई, तो समस्याएं के अंदर उनमें बहुत सारी समस्याएं थी तो ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे चार्ट फॉर्म में लिया। फिर यहाँ इसका प्रयास बताया गया और फिर यहाँ भविष्य की आवश्यकता बताई गई। तो ये सब हेडिंग भी देखिए किस तरीके से किए गए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको समझ में आ जाता है देखते ही कि अरे ये इतने सारे पॉइंटर्स जो हैं इन्होंने लिखे हैं, इतने अच्छे से उसको जो है हेडिंग दिया गया है, तो उसकी नज़रें जहाँ उसको जो मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं वहीं पे सीधे चली जाती हैं। तो इट बिकम्स ईजी फॉर हिम या हर जो भी एग्जामिनर होता है कि वो उसको देख ले कि कैसे कौन कौन से एरियाज़ में क्या क्या बातें की गई हैं। तो पॉइंट में कंटेंट हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बट अगर इसका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है तो 1 मार्क तो आपको एडिशनल उसी चीज़ का मिल जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने एग्जामिनर की लाइफ ईजी करती हैं तो इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर यू टू अचीव गुड मार्क्स। अब कौन सी चीज़ें जो हैं नहीं करनी है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता नहीं होता है। अब जैसे यहाँ देखिए डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें जो आंसर्स लिखा है वो पॉलिटिकल डेमोग्राफी से रिलेटेड नहीं था, तो इसमें बहुत कुछ लिखने के बावजूद भी जो आंसर है जो उसमें मार्क्स आप देखेंगे कि 0 मार्क्स मिले। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कुछ 1-2 चीज़ें पॉइंट सही भी लिखे पर इनिशियली उसको गलत लिख दिया तो उसमें मार्क्स जो हैं 0 मिले। तो ओवरऑल जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि आप अपने आंसर को इस तरीके से बनाने की कोशिश करें कि जिससे कि आपको जो एग्ज़ामिनर है, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आप अच्छे से कर पाएँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता है उस पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। इफ़ यू विल राइट गुड तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो आई थिंक कि आपको इन एग्जाम्पल से काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हुई होगी और आप भी अपने जो प्रैक्टिस में इन चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा जिससे कि आपका जो आंसर है वो बेहतर हो सके। और अभी चूँकि इनिशियल डेज़ हैं, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अपने ब्लूप्रिंट को डेवलप कर सकते हैं। तो आप जितने आंसर्स लिखेंगे उसमें एक्सपेरिमेंट करिए, कोशिश करिए कि किस तरीके से नई नई चीज़ों को आप इनकलकेट कर सकते हैं। आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपका जो रिव्यू है, उसमें आपको हम बता भी देंगे कि वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या रेलिवेंट है या नहीं है। तो उससे आपको लॉन्गर टर्म में जब आप एग्ज़ाम के रियल एग्ज़ाम लिखने के पास में होंगे तब तक आपका एक पूरा सिस्टम ऑफ आंसर राइटिंग डेवलप हो चुका होगा। तो आपके लिए वो चीज़ प्रैक्टिस करना और उस चीज़ को प्रेजेंट करना आसान होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।